15 अगस्त 2026 हमारे देश का 80th इंडिपेंडेंस डे और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रेड फोर्ट पे आए और 78 मिनट्स की स्पीच दी। अब उस टाइम से ना इंटरनेट दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा जो ये बोल रहा है कि ये एक आइकॉनिक स्पीच थी, इंडिया विकसित होने वाला है, वी आर ऑन अ सक्सेस स्टोरी। वहीं पे दूसरी साइड भी है इंटरनेट पे जो ये बोल रही है कि ये स्पीच दिखावा था, होक्स था, इसने डीप प्रॉब्लम्स कवर ही नहीं किए। इंडिया में इतनी प्रॉब्लम्स है दैट इंडिया सुपर पावर की तरफ नहीं, उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, अंडर डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। एंड दोनों ही साइड जो है ना वो बहुत लाउड है और दोनों ही साइड आप सुनोगे आपको लॉजिकल पॉइंट्स नजर आएंगे। अब मजे की बात यह है कि इंटरनेट में 10% ऐसे लोग हैं जो चिल्ला चिल्ला के अपना ओपिनियन दे रहे हैं एंड दे आर वेरी क्लियर कि देश के साथ आगे क्या होगा, उनको सब पता है। बट जो 90% लोग हैं वो अभी भी कंफ्यूज्ड है कि जो स्पीच है उसमें एक तो बोला क्या क्या है, उस स्पीच से मेरा क्या फायदा होगा, हाउ कैन आई यूज दैट फॉर माई बेनिफिट एंड माई फैमिलीज बेनिफिट, हाउ कैन आई ग्रो विद दिस कंट्रीज इकोनॉमी। मेरा नाम हर्ष गोयल है और इस चैनल पे ना मेरा काम एक ही है कि आप पैसों की वजह से सैक्रिफाइस ना करो इन योर लाइफ। मेरा काम यहाँ पे है दैट आपकी जो सुपर पावर है, योर सेविंग्स, उनको आप मोबिलाइज कर पाओ, अच्छी जगह इन्वेस्ट कर पाओ, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट कर पाओ, सो दैट यू क्रिएट अ फाइनेंशियल लेगेसी फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर लव्ड वंस एंड for your future generations, and that starts today. अब इस साल इंडिपेंडेंस डे की जो स्पीच थी वो बहुत अनयूजुअली इकोनॉमिक्स पे फोकस थी, विच पर्सनली आई लाइक। बात हुई सेमीकंडक्टर की, न्यूक्लियर पावर की, मिनरल्स की, ट्रेड एग्रीमेंट्स की, मैन्युफैक्चरिंग की। बेसिकली इस स्पीच में ना बैलेंस शीट्स के बारे में ज्यादा बात की गई है, पॉलिटिक्स के बारे में कम। जिसका मतलब क्या है कि प्राइम मिनिस्टर ने हमें इफेक्टिवली आने वाले 22 इयर्स टिल 2047 का हमें पूरा ब्लूप्रिंट दे दिया है कि इस देश में सरकार पैसा कहां डाल रही है, पॉलिसीज किस साइड लेगी और किन बिजनेसेस को पुश कर रही है। और आपने इसको ढंग से यूज कर लिया ना, ये बहुत बड़ा चीट कोड है। अब हो सकता है आपके अंदर से क्वेश्चन आ रहा हो कि गोयला ये तो ब्लूप्रिंट है यार, सरकार तो कुछ भी बोल देती है, कुछ भी क्लेम्स कर देते हैं, ये सब सच थोड़ी होता है। आई कंप्लीटली एग्री विद यू। सच होगा या नहीं होगा ये सिर्फ वक्त ही बताएगा, ये और कोई नहीं बता सकता। बट जो हमें पता है कि ब्लूप्रिंट एग्जिस्ट एंड अगर आप अपनी सेविंग्स को मोबिलाइज करना चाहते हो तो आपको पता तो होना चाहिए कि इस ब्लूप्रिंट में लिखा क्या है फॉर द इंडिया ग्रोथ स्टोरी टिल 2047। और आज यही होगा। कोई पॉलिटिक्स पे बात नहीं होगी, सिर्फ 3 क्वेश्चन आंसर होंगे। व्हाट हैज ऑलरेडी चेंज्ड इन इंडिया, व्हाट इज बीइंग बिल्ट टू डिसाइड योर इनकम एंड व्हाट इज स्टिल ओनली अ प्रॉमिस। और इस वीडियो में 3 बार मैं आपको अपना ओपिनियन भी शेयर करूंगा, बट वहां पे मैं आपको क्लियरली बता दूंगा कि मेरा ओपिनियन क्या है और एक फैक्ट क्या है, सो दैट यू गेट द प्रोस, यू गेट द कॉन्स, बट अल्टीमेटली आप डिसाइड खुद करें। अब ये पूरी स्पीच का सेंटर आप इस फ्रेज में समझ सकते हो जो था शक्ति की सप्तधारा, मतलब 7 स्ट्रीम्स, वो 7 तरीके जिससे इंडिया अपना 2047 का विजन को फुलफिल करेगा। सबसे पहला मैन्युफैक्चरिंग, सेकंड एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग, थर्ड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, फोर्थ गति शक्ति, इसमें आते हैं आपके लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर, फिफ्थ डिफेंस, सिक्स्थ है ग्रीन और ब्लू एनर्जी एंड सेवेंथ है सॉफ्ट पावर। बट इस लिस्ट में आपने कुछ नोटिस किया? ये स्टेटमेंट हमें इतनी जरूरी चीज बता रहा है कि गवर्नमेंट अटेंशन, गवर्नमेंट मनी एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स सब इन्हीं डायरेक्शन में पॉइंटेड होंगे। अब वेदर इट वर्क्स और नॉट वो एक अलग क्वेश्चन है, उसका आंसर किसी को नहीं पता, बट जो बोला है वो एक स्टेटेड फैक्ट है। अब ज्यादातर लोग का फोकस ना इन 7 स्ट्रीम्स पर ही है और होना भी चाहिए, बट ऐसी चीज है जो शायद काफी लोगों ने नोटिस नहीं की। आई थिंक दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो। द प्रिंट जो एक वेल रिनाउंड मीडिया हाउस है, उन्होंने नरेंद्र मोदी की पूरी स्पीच में एक वर्ड का उद्धरण किया एंड व्हाट दे रियलाइज्ड दैट द वर्ड यंग और द वर्ड यूथ, दीज वर्ड्स have been used 43 times in 78 minutes. इसका मतलब हर 90 seconds में यंग या यूथ बोला जा रहा था। और अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा है कम है, हमें कैसा पता चलेगा, इसको लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं जब ये वर्ड्स यूज थे सिर्फ 29 टाइम्स। 2024 में ये वर्ड्स यूज थे सिर्फ 27 टाइम्स। सर 2019 में ये वर्ड्स यूज थे सिर्फ 5 टाइम्स। जब कोई चीज एक स्पीच में 43 टाइम्स बोली जाए ना तो वो गलती नहीं है, वो एक टारगेटेड
ऑब्जेक्टिव है। अब इसका रीजन क्या हो सकता है? वेल, हम सब स्पेकुलेट करते हैं, एंड आई एम श्योर कमेंट बॉक्स में आप बता भी देंगे कि आपके हिसाब से इसका रीजन क्या है। बट मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपकी एज 40 से नीचे है या आपके बच्चे हैं जो अभी वर्कफोर्स ज्वाइन करने वाले हैं, देन किसी भी और चीज से सबसे ज्यादा बेनिफिट जो आपको मिलने वाला है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन जो आपको लेनी चाहिए, वो इससे है द फोकस ऑन यंग एंड यूथ। अब आते हैं लेयर 1 में टू आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन, इंडिया में अभी तक क्या क्या हुआ है अकॉर्डिंग टू द स्पीच। सबसे पहला पॉइंट आता है पाइप्ड गैस। 2014 में अराउंड 70 सिटीज उनके पास थी नेचुरल गैस पाइपलाइन, और आज वो नंबर बढ़ के हो गया है 700। अब हो सकता है कि आपका किचन सिलेंडर पे रन कर रहा है। फिर आते हैं सोलर रूफटॉप पे। अब स्पीच में तो ये बताया कि इंडिया की पहले सोलर कैपेसिटी वाज 2 गीगावाट्स, अब जो बढ़ के हो गई है टू 160 गीगावाट्स। और ये भी बताया कि अंडर द स्कीम पीएम सूर्य घर, इसके अंदर 50 लाख से ज्यादा छतों पे सोलर पैनल्स लगे हैं एंड हर घर को 78,000 तक की सब्सिडी मिली है। बाय द वे, इफ यू आर समवन जिसके पास छत है जो इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकता है, मैंने कभी पर्सनली इस स्कीम को यूज करने की कोशिश नहीं की है, बट अगर आप कर सकते हो तो प्लीज करिए, बिकॉज सोलर पैनल्स आप लगाओगे ना, विद टाइम इट विल स्टार्ट पेइंग यू बैक, और ये भी एक इन्वेस्टमेंट ही है बिकॉज आप अपने बिजली का खर्चा बचा रहे हो। अगेन, आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑन हाउ टू इंस्टॉल सोलर पैनल्स, ना ही मुझे इसके बारे में कुछ आइडिया है, ना ही मुझे पता है कि इसमें कॉस्ट लीकेजेस क्या हो सकती है, वो भी आई एम श्योर कुछ ना कुछ होंगे, बट इफ यू कैन थिंक अबाउट इट, लॉन्ग टर्म में इट विल बी अ गुड एडिशन। फिर बात की रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन की, और ये तो जेन्युइनली रिमार्केबल है। रेलवेज की इलेक्ट्रिफिकेशन शुरू हुई थी 1925 में, एंड इन फर्स्ट 90 इयर्स सिर्फ इंडियन रेलवेज का 30% ही इलेक्ट्रीफाई हो पाया, एंड रफली इन द कमिंग 10 इयर्स, जो लास्ट डेकेड रहा है हमारा है, उसी में 70% रेलवेज हैव बीन इलेक्ट्रिफाइड। जस्ट थिंक अबाउट द स्पीड, 90 इयर्स में 30% हुआ और वहीं पे 10 साल में 70% तक हो गया। इससे हमारे देश ने डीजल को बचाया, जिससे हमारे देश ने फॉरेन एक्सचेंज को बचाया, which affects the rupee, which affects ultimately everything we buy। और अगर हम सिर्फ स्पीच को मानते हैं तो ये क्लेम नहीं है, ये सब ऑलरेडी हो चुका है। बट आई अर्ज यू, आप सो खुद ट्राई एंड टेस्ट और ढूंढो और कमेंट बॉक्स में बताओ, सो दैट एवरीवन कैन स्टे अपडेटेड। अब आ जाते हैं सेकंड लेयर में, आंसरिंग द सेकंड क्वेश्चन कि इससे आपका क्या फायदा होगा, हम अपनी इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं, सेविंग्स को कैसे यूज कर सकते हैं, इंडिया आगे कैसे बढ़ रहा है। और ये मेरे लिए इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, बिकॉज ये क्लियर ब्लूप्रिंट है कि आने वाले 10 सालों में कौन सी इंडस्ट्रीज पैसा देंगी, आने वाले 10 सालों में कौन सी इंडस्ट्रीज जॉब देंगी, एंड कौन सी इंडस्ट्रीज में जो इन्वेस्टमेंट्स होंगी वो रिटर्न देंगी। पहला पॉइंट है सेमीकंडक्टर्स का। अब नरेंद्र मोदी ने ये खुद लास्ट इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में बोला था कि मेड इन इंडिया चिप्स विल स्टार्ट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, और इस साल उन्होंने बोला कि 3 प्लांट्स इंडिया में सेमीकंडक्टर्स ऑलरेडी प्रोडक्शन कर रहे हैं, बनाना स्टार्ट कर दिया है और एक्सपोर्ट भी करना स्टार्ट कर दिया है। और आने वाले टाइम पे 5 to 8 मोर सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन कंपनीज आर इन प्लानिंग फॉर द कमिंग 7 to 8 years। और अगर ये सक्सेसफुली हो जाता है, आप ये सोचो पूरी एक इंडस्ट्री सेटअप हो जाएगी इस देश में जो 5 साल पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। फिर आते हैं क्रिटिकल मिनरल्स में, और यहाँ पे नरेंद्र मोदी ने एक इतनी इंटरेस्टिंग चीज यूज की है। उन्होंने बोला कि कंट्रीज अपनी रिसोर्सेज को या सप्लाई चेन्स को वेपनाइज कर रहे हैं, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे फर्टिलाइजर हो, मेडिसिन हो, चिप्स हो या लैंड इटसेल्फ। और ये बहुत बड़ी चीज है। जस्ट इमेजिन द सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, ऑफ द 3rd 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, वो खुल के बोल रहे हैं कि सप्लाई चेन्स आर नाउ अ वेपन। एंड अब यहाँ पे मेरा तो ओपिनियन आता है, मेरे हिसाब से ना, हमने इतना ग्लोबलाइजेशन सुना था बचपन से, एटलीस्ट मेरे बचपन से, अब ये पूरा चेंज हो रहा है। अब हर एक कंट्री अराउंड द ग्लोब आर मूविंग टूवर्ड्स सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रेजिलियंस। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग शिफ्ट है जो मैं बहुत टाइम से नोटिस कर रहा था, बट आफ्टर दिस स्पीच आई फील इट इज कंप्लीटली आउट देयर। अब इसके रिस्पॉन्स में नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि इंडिया ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन वो लॉन्च कर दिया है, जहां पे देश भर में माइंस की एक्सप्लोरेशन होगी और माइंस कॉरिडोर्स का उनको दर्जा दिया जाएगा। हाँ, इज दिस गुड फॉर द एनवायरमेंट? बिल्कुल भी नहीं। फिर बात हुई न्यूक्लियर एनर्जी की, जहां पे टारगेट है ऑफ 100 गीगावाट्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी बाय 2047। ये बहुत बड़ा टारगेट है और शायद लॉजिकली ऑन पेपर आप इसको वाइल्ड भी बोल सकते हो,
बट इफ दिस हैपेंस, जो हमारी डेटा सेंटर की ग्रोथ है, जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, इट विल बी मैसिवली एडेड। अब आते हैं ट्रेड में, जहां इतना प्राउडली अनाउंस किया गया कि हमारे ट्रेड एग्रीमेंट्स अब 40 से भी ज्यादा कंट्रीज के साथ है। और एमएसएमईज को प्रधानमंत्री ने खुद बोला कि ये अपॉर्चुनिटी बिजनेस बढ़ाने की आपको मिस आउट करनी नहीं चाहिए। टेक्सटाइल्स फ्रॉम लुधियाना टू तीर्थपुर, सी फूड्स फ्रॉम द कोस्ट, मशीनरी, फार्मा, एवरीथिंग। और ये बहुत पॉजिटिव चीज है, बिकॉज इफ यू आर रनिंग अ बिजनेस और आप एक्सपोर्ट करने की क्षमता रखते हो, This statement is directly given to you by the Prime Minister himself. अब इस स्पीच के ब्रेकडाउन के लिए मैं काफी ओपिनियंस लोगों के सुन रहा था। एक ओपिनियन जो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लगा और जिससे मैं पर्सनली भी एग्री करता हूँ, वो ओपिनियन था शेखर गुप्ता का। इनकी वीडियो आई द प्रिंट में, जहां इन्होंने पूरे स्पीच को डिकोड किया। अब उन्होंने ये पकड़ा, इन द सेम स्पीच प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सेलिब्रेट किया है कि उनका ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है विद मोर देन 40 कंट्रीज। एंड फिर उसी स्पीच में कुछ ही मिनट बाद वो ये बताते हैं कि ग्लोबलाइजेशन अब रुक रही है, सेल्फ रिलायंस बढ़ रही है। अब जो शेखर गुप्ता जी ने पॉइंट पकड़ा ना कि ये दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है। आप ग्लोबलाइजेशन भी कर रहे हो बट आप बोल रहे हो इसका फायदा भी नहीं है। और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि जो 40 ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए हैं, कुछ ट्रेड एग्रीमेंट्स यूरोप के साथ हुए हैं, यूरोपियन यूनियन के साथ हुए हैं। तो टेक्निकली एक ट्रेड एग्रीमेंट हमें तो यही दिख रहा है, बट वो कितनी सारी कंट्री से आता है। और मैं इसे फुल्ली एग्री करता हूँ, बिकॉज अगर आप एक एक्सपोर्टर है ना, यू नीड टू नो बोथ द साइड्स, नॉट ओनली वन साइड। एंड अगेन ये शेखर गुप्ता जी का ही ऑब्जर्वेशन था। मैंने आपको इसलिए बताया बिकॉज आई फेल्ट दिस समथिंग दैट शुड रीच आउट टू मोर पीपल, एंड मैं पर्सनली उनसे खुद एग्री करता हूँ इस पर। अब आई नो बाय दिस टाइम यू आर थिंकिंग, हर्ष मुझे पता चल गया है कि कौन से 7 एरियाज हैं जहां पे गवर्नमेंट रियल फोकस कर रही है ग्रोथ का, तो हम पैसे उसी डायरेक्शन में इन्वेस्ट करेंगे। सर लॉजिकली आप ठीक बोल रहे हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारी चीजें हो जाएंगी और आपके पैसे मल्टीप्लाई करेंगे एज यू आर फोरकास्टिंग इट टू बी। क्यों? सबसे पहला रिस्क क्या है कि गवर्नमेंट ने ब्लूप्रिंट दिया है। एक्चुअलिटी में सच होगा या नहीं होगा ये फिर टाइम ही पता चलेगा। क्या पता कुछ जियोपॉलिटिकल बाद में टेंशन हो जाए या कोई नेचुरल डिजास्टर स्ट्रेस आ जाए, बिकॉज ऑफ विच गवर्नमेंट को अपने प्लान्स डिविएट करने पड़े। ऐसा बहुत बार हो चुका है, कोविड में सारे प्लान्स डिविएट हो चुके थे। एंड दूसरी चीज, अगर आपने कोई स्टॉक खरीद लिया तो आपको उसको कॉन्स्टेंटली चेक करना है, आपको उसको हर क्वार्टरली देखना है कि इफ इट्स परफॉर्मिंग, नॉट परफॉर्मिंग, दैट सेक्टर इज परफॉर्मिंग, नॉट परफॉर्मिंग। बिकॉज इन्वेस्टमेंट तो हम हमेशा घोड़ों पे ही करते हैं, बट कब वो घोड़े गधे बन जाते हैं ना, ये पता नहीं चलता है। एंड दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू ट्रैक। अब या तो आप ये खुद कर सकते हैं, बट ज्यादातर ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। एंड एटलीस्ट इन माय एक्सपीरियंस, बहुत लोग जो अपने करियर के मिड स्टेजेस में, जो लेटेस्ट स्टेजेस में, जो वेल्थ क्रिएशन जोन में है, बट फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, उनके लिए पॉसिबल है ही नहीं इतना टाइम मार्केट्स में डालने के लिए, बिकॉज ऑफ विच ये पूरी अपॉर्चुनिटी वो लूज करते हैं और अंदर ही अंदर अपने ऊपर भी गुस्सा आता है, सिचुएशन पे भी गुस्सा आता है। इसके लिए गोयला फाइनेंशियल सर्विसेज कैन हेल्प यू। ये एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कंपनी है जो आपके पोर्टफोलियो में आपको अनबायस्ड गाइडेंस और अनबायस्ड एडवाइस देती है, व्हाट टू बाय, व्हाट टू सेल, व्हाट टू होल्ड, चाहे म्यूचुअल फंड्स, यूएस स्टॉक्स, इक्विटी, ऑल काइंड्स ऑफ एसेट्स अकॉर्डिंग टू योर रिस्क, अकॉर्डिंग टू योर गोल, सो दैट आपके लिए ही प्लानिंग हो। और अगर आप उनमें से हैं जो सोचते हैं कि मुझे चाहिए सभी प्रोफेशनल टू हेल्प मी, टू गाइड मी, टू मेक श्योर मार्केट्स अच्छा हो तो सभी बढ़िया, बट व्हेन थिंग्स गो साउथ, जब ये ब्लूप्रिंट काम ना आ रहा हो, जब वो स्टॉक्स ना चल रहे हो, तब हाउ टू डील विद दैट सिचुएशन। इफ यू वांट समबडी टू स्टैंड बिहाइंड यू, गोयला फाइनेंशियल सर्विस के साथ आप एक फ्री कॉल नीचे बुक करवा सकते हो टू अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ सर्विसेज। ऑल्सो आपको अपने पोर्टफोलियो में एक अनबायस्ड व्यू, ओपिनियन और गाइडेंस वो भी मिलती है। अब यहाँ पे मेरा ओपिनियन है, बेसिकली मैं थोड़ा आपसे एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। ये फैक्ट आप शायद नहीं बोल पाओगे या बोल पाओगे, या आप डिसाइड कर लेना। अब बेसिकली सिचुएशन क्या है, बहुत बार मैंने देखा है कि लोग क्या करते हैं कि यार मैंने एक मैन्युफैक्चरिंग या एग्रीकल्चर या कुछ पकड़ लिया, अब उसी में इन्वेस्ट करता रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, बिकॉज सरकार ने तो बोला है कि इस टाइम तक हो जाएगा, बट वो गवर्नमेंट की डेडलाइंस पुश होती रहती हैं। आई रिमेंबर 2014 में गवर्नमेंट ने ये टारगेट बनाया था, बाय 2022 25% ऑफ जीडीपी कहां से आएगी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आएगी इंडिया में। क्या हुआ? नहीं, उसके आसपास भी नहीं हुआ। तो फ्रॉम 2022 उस डेडलाइन को शिफ्ट कर दिया 2025 में, फिर 2025 से उस डेडलाइन को शिफ्ट कर दिया 2035 पे, फिर 2035 पे जब डेडलाइन अनाउंस हुई, 2 दिन बाद नीति आयोग ने बताया कि डेडलाइन अब 2035 नहीं, डेडलाइन अब 2047 है। सेम टारगेट, 4 डेडलाइंस, 12 साल, एंड मैन्युफैक्चरिंग काफी हद तक वैसी ही है जैसे शायद पहले थी। अब मेरा पॉइंट ये नहीं है कि टारगेट गलत है, मेरा पॉइंट ये है, और जो मुझे पर्सनली गवर्नमेंट से एक अपील भी है कि डेडलाइंस की तो इज्जत करते हैं। नाउ आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि ये डेडलाइंस बनाना भी आसान नहीं होता, कितनी साइंस, कितना लेवल्स ऑफ कंप्लायंस, कितनी लेवल्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी, कितनी चीजें जाती हैं डेडलाइन बनाने के लिए। बट अगर एक ही डेडलाइन इतनी स्ट्रेच होती जा रही है ना, इट जस्ट शोज कि भाई देश की कैपेबिलिटी अभी कितनी ज्यादा पीछे है, कितनी ज्यादा शॉर्टकमिंग्स है कि हम डेडलाइन
भी ठीक से नहीं बना पा रहे. So this is something that really pinches me, and I really hope जब आप इन्वेस्टमेंट प्लान करो इसको आप दिमाग में रखना. And if you disagree with me on this, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दो यार, कोई टेंशन की बात नहीं है. 8 डेकेड पहले हमारे देश में कुछ नहीं था. ना बिजली, ना पानी का हिसाब, ना खाने का हिसाब, ना फैक्ट्रीज, ना पैसा, ना ही दुनिया का भरोसा. और सिर्फ 80 इयर्स बाद हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर इंडिपेंडेंस डे पे लाल किले पे खड़े होकर किसकी बात कर रहे हैं? हम आगे बढ़ेंगे इन सेमीकंडक्टर्स, इन न्यूक्लियर पावर, ट्रेड एग्रीमेंट्स विद द टॉप कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड 2047 तक का विजन ऑफ विकसित भारत. यार ये बहुत बड़ी चीज है. आई डोंट नो इफ यू रियलाइज दिस और नॉट. मतलब हाँ, हम क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिटिक करते हैं, बट थोड़ा 2 मिनट पीछे लो, जस्ट थिंक अबाउट इट. हमारा देश किस लेवल पे है यार. हम कितने लकी हैं, वो एक्चुअली सीन दिस ग्रोथ ऑफ दिस कंट्री. यूरोप से कंपेयर करोगे, वो बात करते हैं पास्ट टाइम्स की, पहले देश कितना अच्छा था, पहले ये था. हम सिर्फ बात करते हैं फ्यूचर की. इंडिया कितना आगे बढ़ गया है और आई एम जस्ट थैंकफुल टू गॉड फॉर दिस एंड इट इज सच अ प्राउड मोमेंट. मतलब आई कांट इवन पुट इट इन वर्ड्स. और जो इस स्पीच में ब्लूप्रिंट की बात हुई है, क्या ये सारे टारगेट्स लैंड करेंगे, क्या हर चीज वैसा होगा? वेल, जैसे मैंने बताया, मुझे नहीं पता और ये किसी को भी नहीं पता, बट मुझे इतना जरूर पता है कि मुझे पूरा भरोसा है इस देश की जनता पे. मुझे किसी सरकार पे भरोसा नहीं है, बिकॉज सरकार सिर्फ एक लेवल तक काम कर पाती है. एक्चुअल ग्रोथ तब होती है जब जनता चाहती है. ये देश इकोनॉमिकली इसलिए आगे बढ़ा है बिकॉज आपने, आपके पेरेंट्स ने, आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने खून पसीना सब झोंक दिया अपनी इकोनॉमिक वेलबींग बेटर करने के लिए. चाहे इस देश में कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, और प्रॉब्लम्स हजार हैं, चाहे मैं ब्यूरोक्रेसी की बात करूं, डेमोग्राफी की बात करूं, सिविक सेंस की बात करूं, एजुकेशन की बात करूं, हेल्थ केयर की बात करूं, प्रॉब्लम्स तो अनगिनत है. मुझे ना इस सब के बावजूद यकीन है, और बहुत लोग उसको इरैशनल बोलते हैं, शायद इरैशनल ही है, बट मुझे यकीन है ये देश will become a superpower, and I just hope and pray that I am still alive at that time to see my country as a global superpower, as the major superpower. ये मेरा सपना है, and मुझे कोई डाउट नहीं है ये सपना एक दिन अचीव होगा. And अगर आप मेरे साथ हो, who truly believes कि इंडिया will be विकसित till 2047, इंडिया will be the upcoming superpower, इंडिया will lead the world into the new century, तो देश का ब्लूप्रिंट till 2047 वो आ गया है. बट मेरा सवाल ये है, आपका ब्लूप्रिंट कहाँ है ऑफ वेल्थ ग्रोथ? बिकॉज देश ग्रो कर रहा है और आप ग्रो कर रहे हो, ये अलग चीज है. देश ग्रो करेगा, आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है ग्रोथ की, और आप कब ग्रो कर पाओगे, आपकी फैमिली कब ग्रो कर पाएगी? आपके डिसीजन से. आप कहां सेविंग्स को इन्वेस्ट करते हो, उससे, आपके डिसिप्लिन से. कंक्लूड करूं तो बात यह है, देश तो अपना काम कर रहा है. मेरा क्वेश्चन आपसे है कि क्या आप अपना काम कर रहे हो? वंदे मातरम, जय हिंद.